नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछले 2 दिन से लगातार हिस्ट्री और मैथ और रीजनिंग के ऊपर वर्क किया, परंतु पॉलिटिकल साइंस के ऊपर कोई वीडियो नहीं आया। तो आज हमने तय किया कि आज जो है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर वर्क करेंगे। और आज हम पॉलिटिकल साइंस से जिस टॉपिक को बताएंगे वो टॉपिक है संविधान सभा। तो आज हम देखेंगे कि संविधान सभा क्या था जिसने भारतीय संविधान की रचना की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा के बारे में पढ़ने से पहले एक काम बता रहे हैं आप लोग को कि जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और पहले अपने पास कॉपी और पेन रख लें, और उसके बाद जो पॉइंट बताया जाए उस पॉइंट को नोट करें ताकि पॉलिटिकल साइंस का एक अच्छा सा नोट्स आपके पास बन सके। और दूसरी बात, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर को बढ़ाएं ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज संविधान सभा। इस संविधान सभा की बात करते हैं जिसने भारतीय संविधान की रचना की। तो बात करना है इसमें कि ऐसा व्यक्ति कौन है, पहला व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा की मांग की। तो देखिए 1922 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की संविधान को लिखने के लिए संविधान सभा की मांग की थी। तो महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान सभा की मांग की थी, और वो जो संविधान सभा की मांग किए थे वो हरिजन पत्रिका के माध्यम से मांग किए थे। किस पत्रिका के माध्यम से? हरिजन पत्रिका के माध्यम से जो है महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। अब सवाल उठता है कि महात्मा गांधी ने तो मांग की 1922 में, परंतु अंग्रेजों को कब लगा और उसने कब यह स्वीकार किया कि भारत की संविधान की रचना के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। तो देखिए 1940 में अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव आया जिसे हम लोग अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव। उस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार यह स्वीकार किया कि भारत की संविधान की रचना के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। यानी कि संविधान सभा को स्वीकार पहला बार कब किया अंग्रेजों ने? अगस्त प्रस्ताव में 1940 में। बट उसमें लिखा था कि संविधान सभा में मुख्यतया भारतीय लोग होंगे। ये मुख्यतया शब्द जो है गड़बड़ कर दिया। मुख्यतया भारतीय लोग होंगे, इसका मतलब देखिए मुख्यतया भारतीय लोग होंगे, इसका मतलब कुछ अंग्रेज भी होंगे। इस कारण से महात्मा गांधी वगैरह लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इनका कहना था कि जो संविधान सभा बनेगा उसमें बिल्कुल भारतीय होंगे, सारे के सारे भारतीय होंगे। इस कारण से अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। चलिए दूसरी बार देखिए, दूसरी बार कब आया? तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया, और यह एक सदस्यीय आयोग था जिसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसके अध्यक्ष और सदस्य जो भी कहिए, क्योंकि यह एक सदस्यीय आयोग आया था जिसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। कब आया? 22 मार्च 1942 को आया। ये 22 मार्च 1942 को जो क्रिप्स मिशन आया, इस जो मिशन आया इसमें संविधान सभा के बारे में क्या लिखा? देखिए ये जो क्रिप्स मिशन आया उसने कहा कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगा, लेकिन उस संविधान सभा का निर्माण जो होगा युद्ध के बाद किया जाएगा। संविधान सभा का गठन जो है युद्ध के बाद किया जाएगा। अब आपके जेहन में आ रहा होगा, बात उठ रहा होगा सवाल कि कौन सा युद्ध है। तो देखिएगा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था, और ये बात है 1942 का।
तो 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो क्रिप्स जो प्रस्ताव था, तो क्रिप्स प्रस्ताव के तहत जो है इसमें कहा गया था कि युद्ध के बाद जो है किया जाएगा संविधान सभा का गठन। दूसरा बात और कहा गया था इसमें क्रिप्स प्रस्ताव में या क्रिप्स मिशन में कि जो देशी रियासत या ब्रिटिश भारतीय प्रांत इस संविधान सभा द्वारा बने संविधान का पालन करेंगे या उसको मानेंगे वो तो ठीक है, और जो नहीं मानेंगे, जो देशी रियासत या जो भारतीय ब्रिटिश प्रांत इस संविधान सभा द्वारा बने संविधान को नहीं फॉलो करेंगे, वो अपने लिए एक अलग संविधान सभा का गठन कर सकते हैं और उस संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनेगा उसका भी प्रभाव वही होगा जो भारतीय संघ वाला का होगा। तो ये 2-3 बातें कही गई थी क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव में, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव में। तो इसमें जो देखिए, तो इस बात को भी यानी क्रिप्स प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया, क्रिप्स प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया। कारण क्या था? युद्ध के बाद क्यों, युद्ध के पहले क्यों नहीं? दूसरी बात, कांग्रेस, देखिए उस समय जो पार्टी हुआ करता था भारत में, एक था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा था मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि आप जो है प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग का मांग क्या था? पाकिस्तान का मांग था। तो उसका कहना है कि प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस का कहना है कि अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया। कांग्रेस क्या कह रहा है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की मांग को स्वीकार किए, और मुस्लिम लीग क्या कह रहा है कि आप प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की मांग को स्वीकार नहीं किए। इसलिए मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने ही क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और एक कारण था कि युद्ध के बाद, युद्ध के पहले क्यों नहीं। यहां तक कि क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि चूंकि इसमें कब मिलेगा आपको आजादी, इस बात का भी व्याख्या नहीं किया गया था, इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, यानी कि दिवालिया बैंक का चेक जो भविष्य में कभी भजेगा ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में, यानी क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है। अब देखिए आगे बढ़िए कि संविधान सभा बना कैसे। तो अगला जो है वो है कैबिनेट मिशन। तो अब है कैबिनेट मिशन, देखिए जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया। तो देखते हैं यहां पे कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, एक कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में आया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया और इसमें 3 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष हैं सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष है। उसके बाद 2 सदस्य हैं। एक सदस्य तो क्रिप्स प्रस्ताव वाले हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और दूसरा अध्यक्ष सदस्य जो है किसका? कैबिनेट मिशन का, वो है AB अलेक्जेंडर। AB डिविलियर्स मत पढ़िएगा, AB अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर। ये 2 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, जबकि इसका अध्यक्ष कौन है? सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो ये है आपका क्या? कैबिनेट मिशन। तो जब कैबिनेट मिशन आया, इसने संविधान सभा का गठन किया। अगर सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के तहत हुआ, तो क्या बोलिएगा? कैबिनेट मिशन के तहत बना संविधान सभा। एक कैबिनेट मिशन जो है 3 सदस्यीय था। इसमें जो बात की गई संविधान सभा का, उसमें 389 सदस्य का आंकड़ा दिया। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। एक कैबिनेट मिशन जो है 389 सदस्यों का आंकड़ा दिया।
ये संविधान सभा की जो बात किया तो संविधान सभा में 389 का आंकड़ा दिया। अब सवाल है कि 389 का ही क्यों दिया, 390 क्यों नहीं दिया, 400 क्यों नहीं, 380 क्यों नहीं? तो देखिए इसमें कहा गया कैबिनेट मिशन में कि प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य होंगे, प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य बताया गया संविधान सभा के लिए, और उस समय की जनसंख्या के अनुसार यही नंबर फिट बैठा। इस कारण कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो बताई कितना, 389। अब देखिए 389 सदस्य संविधान सभा से होंगे। अब सवाल है कि इसमें से कितने निर्वाचित होंगे और कितने मनोनीत होंगे। क्या उस समय भी मनोनीत किए जाते होंगे और निर्वाचित किए जाते होंगे? देखिए जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय भारत 2 भागों में बटा था। कुछ भाग पर अंग्रेज लोग डायरेक्ट जो है राज कर रहे थे और कुछ भाग पर अंग्रेज लोग का अधिकार नहीं था, यानी कि उस समय राजे महाराजे लोग जो है अधिक राज कर रहे थे। तो उस समय की भारत को 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक भाग जिसको हम लोग बोलते हैं देसी रियासत, और दूसरा भाग जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रिटिश भारतीय प्रांत। ब्रिटिश भारतीय प्रांत 2 भाग में बांटेंगे, एक हो जाएगा देसी रियासत और एक होगा ब्रिटिश भारतीय प्रांत। ब्रिटिश भारतीय प्रांत का मतलब जहां अंग्रेज लोग का अधिकार था, और देसी रियासत का मतलब जहां पे राजा महाराजा राज्य कर रहे थे। तो देसी रियासत से जो संविधान सभा का सदस्य आए उनको किया गया मनोनीत, यानी कि यहां से होंगे मनोनीत होंगे, और ब्रिटिश भारतीय प्रांत से होंगे निर्वाचित। तो देसी रियासत से जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बताई गई वो संख्या थी 93, यानी कि 93 सदस्य होंगे कहां से, देसी रियासत से। जबकि 296 यानी कि 292 प्लस 4 यानी कि 296 सदस्य होंगे ब्रिटिश भारतीय प्रांत से। 296 कहां से होंगे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत से। अब देखिए 292 प्लस 4 क्या है, ये 4 है। जैसे अभी देखते हैं कि भारत में कुछ स्टेट है और कुछ यूटी है, यूनियन टेरिटोरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उस समय क्या था कि 296 में से 4 जो थे उसको हम लोग बोलते थे चीफ कमिश्नरी प्रांत। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे और ये चारों प्रांत से एक एक सदस्य को निर्वाचित किया गया था। क्योंकि देखिए ब्रिटिश भारतीय प्रांत से जो 296 सदस्य आए थे ये सभी के सभी निर्वाचित होकर ही आए थे, सिर्फ देसी रियासत से मनोनीत किए गए थे। अब बात है यहां पर कि 4 जो आपको बता रहा है चीफ कमिश्नरी प्रांत, ये 4 कौन कौन से प्रांत हैं? तो देखिएगा ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत की बात करें कौन कौन है, तो इसमें नंबर 1 पर आता है दिल्ली। नंबर 1 पर था दिल्ली, चीफ कमिश्नरी प्रांत में नंबर 1 पर है दिल्ली। और नंबर 2 पर बात करें तो है कुर्ग। नंबर 2 पर कौन है, कुर्ग, एक कर्नाटक में पड़ता है कुर्ग। उसके बाद नंबर 3 की बात करें तो है अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। और चौथा जो चीफ कमिश्नरी प्रांत है वो है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है बलूचिस्तान। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, जहां से जीत कर आए थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये मुकुट बिहारी लाल भार्गव कहां से हैं, अजमेर मेरवाड़ा से हैं। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत था और कुल मिला के 296 ब्रिटिश भारतीय प्रांत से और 93 देसी रियासत से। अब देखिए जब संविधान सभा बन गया तो संविधान सभा का जो पहला बैठक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का पहला बैठक हुआ है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ।
अब देखिए, जब कैबिनेट मिशन की तरफ से 389 सदस्य बताए गए हैं, कितना सदस्य? 389 सदस्य बताए गए हैं। लेकिन जब संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, तो उस बैठक में मात्र 207 सदस्य ही भाग लिए। 207 सदस्य ही भाग लिए, जिसमें महिला 9 थी। 207 सदस्य ही भाग लिए। अब जब देखिए, जब कैबिनेट मिशन बात कर रहा है 389 सदस्य का, तो 207 ही क्यों आए, बाकी के क्या हुआ? तो देखिएगा, इसका आंसर कहीं मिलता है कि चूंकि संविधान सभा की पहली बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, इसलिए 207 आए। देखिए, 389 आंकड़ा किसका है? कैबिनेट मिशन का। और अगर उसमें से मुस्लिम लीग का घटाते हैं तो उसकी संख्या 73 तो ये है क्या? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का कितना सदस्य है? 73। तो घट कितना आएगा? 6 1 यानी कि 316। जबकि भाग कितना लिया है? 207। देखिए, उस समय क्या हुआ था कि चूंकि पहला बैठक हो रहा है 9 दिसंबर 1946 को, उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। और जो देसी रियासत हैं उनको तो अभी पता ही नहीं है कि वे भारत में मिलेंगे या कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे भी या ना मिलेंगे। और दूसरी बात कि उन्होंने अभी तक ये निर्णय नहीं लिया था कि किसका मनोनयन करे। तो देसी रियासत के 93 भी भाग नहीं लिए थे। तो यहां से 93 को भी माइनस करना होगा, और कुछ और लोग होंगे जिन्होंने भाग नहीं लिया। तो आंकड़ा पहुंच गया कितना पर? 207 पर। यानी कि प्रथम अधिवेशन में 207 सदस्य ही भाग लिए। चलिए अगला बात करते हैं। जब संविधान सभा का पहला बैठक हुआ है 9 दिसंबर, पहला बैठक कब हुआ है? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्या अंग्रेजों ने उनका मनोनयन किया या चुनाव जीत कर आए? कैसे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्यों बनाया गया? देखिए, तो इसका जवाब है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने के कारण जो है, उनको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बात देखिए यहां पर कि जब मुस्लिम लीग जो है प्रथम बैठक में बहिष्कार किया है, तो इंग्लैंड के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं विंस्टन चर्चिल। ये चर्चिल क्या बोलते हैं? देखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने पर चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा जो है संविधान सभा के बारे में बोल रहे हैं कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ऐसा बात कौन बोले हैं? इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा। तो ये देखिए आप, संविधान सभा की पहली बैठक। उसका देखिए 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ। 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ, और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किनको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और साथ में बी एन राव, बनैकेल नरसिंह राव, बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया, जबकि एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष बनाया किसको? एच.सी. मुखर्जी को। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद देखिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का तीसरा बैठक हो रहा है, और इस बैठक में पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 का
जो बैठक हुआ संविधान सभा का, उस बैठक में एम.आर. जयकर और अंबेडकर कुछ और लोगों ने मिलकर इस प्रस्ताव को, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इन लोगों ने कहा कि चूंकि अभी मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया है, इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा और पुनः 24 जनवरी 1947 को 24 जनवरी 1947 को नेहरू जी के इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ध्यान दीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का बैठक हुआ, उस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए नेहरू जी, बट एम.आर. जयकर, अंबेडकर और कुछ लोग ने यह कहा कि अभी चूंकि मुस्लिम लीग बैठक में भाग नहीं लिया है, जब भाग लेगा तो इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। तो उस समय इसको अस्वीकार कर दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। लेकिन बाद के दिनों में यानी कि 24 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो यहां तक पॉइंट नोट कीजिए आप लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, अगर संविधान सभा के बारे में आगे बढ़े बात करने के लिए, तो संविधान सभा से अगर बात करें तो भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको संविधान का जनक और जननी दोनों कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको संविधान का जनक और जननी दोनों कहा जाता है, तो इनके बारे में पढ़े, थोड़ा जाने समझे इनके बारे में। तो इनकी दो पुस्तक है, एक है हिंदू धर्म की बहेलियां और एक पुस्तक जो 1940 में लिखे हैं, वो लिखे हैं पाकिस्तान पर विचार। 1940 में ही इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था कि पाकिस्तान एक देश बनकर रहेगा, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा, इसका नाम था पाकिस्तान पे विचार। देखिए सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था सदस्यों का, तो ये चुनाव लड़े पहले कहां से, बंबई प्रांत से लड़े थे। चुनाव लड़े बंबई से, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। पहला बार चुनाव जो है अंबेडकर लड़ते कहां से हैं, बंबई से, और ये चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद ये मुस्लिम लीग के सदस्य बनकर और मुस्लिम लीग की तरफ से चुनाव लड़ते हैं बंगाल से। चुनाव लड़ते हैं अगली बार कहां से, बंगाल से, और बंगाल के जिस प्रांत से चुनाव लड़ते हैं उसका नाम है जैसूर कुलना। क्या है, जैसूर कुलना। ये जैसूर कुलना से चुनाव लड़ते हैं, किस पार्टी से, मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग से चुनाव लड़ते हैं और तब ये जो है चुनाव जीत जाते हैं। मुस्लिम लीग से चुनाव लड़ते हैं जैसूर कुलना से और चुनाव जीत जाते हैं। देखिए जैसे जैसे 1947 15 अगस्त 1947 करीब आएगा, तो क्या हुआ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, और ये बंगाल का जो प्रांत था ये चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, यानी कि वर्तमान के बांग्लादेश में। जब जैसूर कुलना चला गया पाकिस्तान में, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो हैं, जिनका नाम है बी.एन. राव, तो ये बी.एन. राव जो है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं और बात करते हैं कि चूंकि जैसूर कुलना प्रांत अब पाकिस्तान चला गया और अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए और उनका संविधान सभा का सदस्य बना रहना जरूरी है। तो इस बात पे अब क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष हैं संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं कि एक लेटर लिखते हैं बंबई के प्रधानमंत्री को। तो उस समय प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, तो बंबई के प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, और उस समय बीजी खैर थे बंबई के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है, बीजी खैर। तो बीजी खैर को पत्र लिखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य होना जरूरी है। अब क्या करते हैं कि बंबई के जो प्रधानमंत्री बीजी खैर हैं, वे वहां पे जो संविधान सभा के सदस्य थे एम.आर. जयकर, ध्यान दीजिए एम.आर. जयकर, जो एम.आर. जयकर थे उनको दिलाया गया इस्तीफा। एम.आर. जयकर को इस्तीफा दिलाया गया और वहां से चुनाव जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव
जितवाया गया। और यही भीमराव अंबेडकर जो है बाद के दिनों में आगे जो है ये जो प्रारूप तैयार किया गया संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बने। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा भीमराव अंबेडकर के बारे में कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष बने और क्या है प्रारूप समिति। अगर कोई पूछे कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो संविधान का प्रारूप तैयार किए हैं B.N. राव, बैनैकल नरसिंह राव। B.N. राव जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और इनके बारे में कहा जाए एक कभी सदस्य नहीं रहे हैं। B.N. राव संविधान सभा के कभी सदस्य नहीं रहे, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और मुफ्त में संविधान पे काम किए थे। संविधान सभा में एक भी पैसा नहीं लिए B.N. राव, और इन्होंने ही बर्मा के संविधान में भी काम किया है। तो आगे देखिए जो एक प्रारूप बना, तो संविधान का प्रारूप जो है वो तैयार किए हैं B.N. राव, और B.N. राव द्वारा जो तैयार किया गया प्रारूप, उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति बना, उसको कहते हैं प्रारूप समिति, उसको बोलते हैं प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप तैयार कौन किए हैं? B.N. राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव, बैनैकल नरसिंह राव द्वारा तैयार किया गया प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन किया गया जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति, और इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और इसमें अन्य सदस्य भी शामिल थे। तो देखिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन हो गए? अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसका अध्यक्ष हो गए। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद जो सदस्य बने तो 2 नंबर पर आता है जिनका नाम, वो है K.M. मुंशी। K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। 2 पे कौन आते हैं? K.M. मुंशी, यानी कि कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ये बंबई से आए थे। 3 नंबर की बात किया जाए सदस्यों में, तो 3 में है मोहम्मद सादुल्ला। ये जो है असम से मुस्लिम लीग से निर्वाचित होकर आए थे। कौन? मोहम्मद सादुल्ला। कहां से? असम से, और मुस्लिम लीग से आए थे। अगर बात करें कि प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम सदस्य तो कौन है? मोहम्मद सादुल्ला थे। 4 पर बात करें, चौथे सदस्य की बात करें तो चौथे सदस्य थे B.M. मित्तर। 5वां बात करें तो 5 नंबर पर आते हैं कृष्णा स्वामी अय्यर। 6ठे बात करें तो है गोपाल स्वामी अयंगर। और 7वां बात करें 7वें सदस्य का गोपाल स्वामी अयंगर के बाद तो है D.P. खेतान। ध्यान दीजिए, 7 सदस्य था, यानी कि एक अध्यक्ष के साथ 6 सदस्य। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य कौन कौन थे? K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला जो कि एकमात्र मुस्लिम जो शामिल थे प्रारूप समिति में, B.M. मित्तर, कृष्णा स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अयंगर और D.P. खेतान। देखिए बाद के दिन में क्या हुआ कि B.M. मित्तर जो है इनका मृत्यु हो गया। B.M. मित्तर का मृत्यु हो गया और D.P. खेतान भी चले गए। D.P. खेतान और B.M. मित्तर दोनों का मृत्यु हो गया। तो इसमें देखिए जो B.M. मित्तर जो मरे उनके जगह पर जो है D.M. मित्तर के जगह पर N. माधव राव को लाया गया। N. माधव राव को लाया गया, जबकि D.P. खेतान की जगह पर T.T. कृष्णमाचारी को लाया गया। यहां पर कौन आ गए? T.T.
कृष्णमाचारी। तो ध्यान दीजिएगा कि डीपी खेतान पहले प्रारूप समिति के सदस्य थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके स्थान पर किनको लाया गया? टीटी कृष्णमाचारी को, और फिर बी.एम. मित्तर के जगह पर एन माधव राव को लाया गया। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा कि प्रारूप समिति में शामिल एकमात्र कांग्रेसी कौन थे, तो उसका आंसर आया टीटी कृष्णमाचारी। हालांकि सभी के सभी जो है इसमें इनको छोड़कर, यानी कि मोहम्मद सादुल्लाह को छोड़कर लगभग सभी कांग्रेसी ही थे, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो कांग्रेस से उनका कुछ नाता नहीं था। लेकिन कांग्रेस जब चुनाव हुआ संविधान सभा के सदस्यों का, तो उस समय उनको जो है चुनाव लड़वा दिया था। इस कारण से हम कह सकते हैं कि टीटी कृष्णमाचारी जो हैं वो कांग्रेस से जुड़े थे। हालांकि के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ये भी कांग्रेस से ही हैं, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। इसमें सिर्फ मोहम्मद सादुल्लाह ये जो है मुस्लिम लीग से हैं। अब आगे देखें कि जो 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति बना था, वो प्रारूप समिति पहला दिन वर्क कब किया? 30 अगस्त को। 30 अगस्त को पहला दिन वर्क किया प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति का जो है रूपरेखा तैयार कौन किए हैं? वो थे बी.एन. राव, बैनेकेल नरसिंह राव, जिन पर विचार विमर्श करने के लिए बनाया गया था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इस तरह का टेढ़े मेढ़े नाम आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पांडुलेखन समिति। तो पांडुलेखन समिति भी कहते हैं किसको? प्रारूप समिति को। तो यहां देखिए प्रारूप समिति के बारे में। अब बात है कि संविधान सभा का जो अधिवेशन हुआ, जो पहला 9 दिसंबर, दूसरा 11, तीसरा 13, तो संविधान सभा पर कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान सभा के कुल अधिवेशन कहीं कहीं पर 11 लिखता है टोटल, लेकिन कुल अधिवेशन की बात करें तो कुल अधिवेशन कहीं कहीं पर लिखता है 11, लेकिन कुल अधिवेशन 11+1 हुआ है, यानी कि कुल अधिवेशन 12 हुआ है। क्योंकि इसमें देखिए अंतिम अधिवेशन जो हुआ है वो हुआ है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 वाला अधिवेशन को जोड़ दें और इसको भी मान ले तो कुल कितना होगा? 12 अधिवेशन। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगर अंतिम बैठक को भी काउंट कर देंगे तो कुल अधिवेशन कितना हो जाएगा? 11+1 यानी कि 12। कुल अधिवेशन कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए, अब हमारा संविधान सभा जो था ये संविधान तैयार कर दिया। हालांकि संविधान के बारे में अभी अलग से और वीडियो आएगा। संविधान बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। किस किस देश से क्या क्या लिया गया इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल चर्चा कर रहे हैं संविधान सभा के बारे में। देखिए, अगर बात करें कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो उस दिन एक आंशिक रूप से ही क्यों लागू हुआ, पूर्णतः लागू क्यों नहीं हुआ? देखिए, याद कीजिए 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो 1929 के अधिवेशन में कहा गया था कि अब हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है वो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कब कहा गया था? 1929 में कहा गया था लाहौर अधिवेशन में। बट हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को हो गया आजाद, और हम लोग 15 अगस्त को शुरू कर दिए मनाना स्वतंत्रता दिवस। अब चूंकि 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्ता घट न जाए, इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हो गया है, फिर भी इसको लागू कब करेंगे? 26 जनवरी को लागू करेंगे, ताकि उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मना सके। ठीक है, तो इसीलिए लागू 26 नवंबर 1949 को नहीं किया गया, ताकि इतिहास में 26 जनवरी भी याद किया जाए। अब देखिए, अब बात आता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए? तो कहीं कहीं पर इसका आंसर आता है 15। 26 नवंबर 1949 को
कुल 15 अनुच्छेद लागू हुए। कुल कितना बोलता है? 15 अनुच्छेद लागू हुए, लेकिन इसका आंसर होगा 15 + 1 यानी कि कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए। कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए। इसमें एक अनुच्छेद है 394, अनुच्छेद 394। देखिए क्या कंडीशन है, क्योंकि अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है कि आज 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और आज जो है 15 अनुच्छेद आज लागू कर दिए जाएंगे और शेष सभी अनुच्छेद जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। ये बात कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 394 में। तो अगर अनुच्छेद 394 को काउंट कर लिया जाए तो कुल अनुच्छेद कितना होगा? 16। और चूंकि ये लागू होगा तभी 15 लागू होंगे। जब अनुच्छेद 394 में ही लिखा हुआ है कि आज हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है, बट आज 15 अनुच्छेद लागू होंगे, जिसमें से 5, 6, 7, 8, 9 था नागरिकता वाला, फिर अनुच्छेद 60 था राष्ट्रपति के लिए, अनुच्छेद 324 था निर्वाचन वाला, तो इस तरह का था। तो 15 अनुच्छेद वो हो गया और खुद 394, तो इस प्रकार कितना हो गया? 16 अनुच्छेद। अगर पूछा जाए कि संविधान जिस दिन आंशिक रूप से लागू हुआ यानी कि 26 नवंबर 1949 को, तो कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए? तो बोलेंगे 16 अनुच्छेद, यानी कि 394 को लगाकर होता है 16 अनुच्छेद। देखिए एक 26 नवंबर जो है, 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं विधि दिवस के रूप में। 26 नवंबर को मनाते हैं विधि दिवस के रूप में। मनाते हैं नहीं, मनाते थे। देखिए कहानी इसके पीछे। 26 नवंबर को हम लोग मनाते थे विधि दिवस के रूप में, वो भी जोधपुर के L.M. सिंघवी के कहने पर। ये भी संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, L.M. सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी के कहने पर जो है हम लोग 26 नवंबर को मनाते थे विधि दिवस। क्या? 26 नवंबर को हम लोग मनाते थे विधि दिवस। किनके कहने पर? जोधपुर के लक्ष्मीमल सिंघवी के कहने पर। बट हाल में जो है कुछ वर्ष पहले भीमराव अंबेडकर का 125वीं वर्षगांठ मनाया गया, तो उसमें संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और उसमें कहा गया कि अब हम लोग जो है 26 नवंबर को अब हम लोग मनाएंगे संविधान दिवस। तो उस समय से अब मनता है संविधान दिवस। देखिए अब आगे देखते हैं इसमें संविधान सभा से कुछ और महत्वपूर्ण बातें। अगर देखा जाए तो संविधान सभा की हम लोग बात कर रहे थे, तो अगर संविधान सभा से महत्वपूर्ण बात देखा जाए तो संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ है। संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ है 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का जब अंतिम बैठक हुआ तो देखिए उस संविधान सभा पर मात्र 284 सदस्य जो है हस्ताक्षर किए। अब बात उठता है कि 389, तो 389 में से कुछ चले गए, मुस्लिम लीग वाले हट गए। तो देखिए अगर 389 से अगर हटाते हैं मुस्लिम लीग के 73 तो बच जाएंगे कितना? 316। तो 316 बच गए कहां से? मुस्लिम लीग से। लेकिन यहां पर देखिए कि संविधान सभा में बचे थे 324। जब पाकिस्तान अलग हो गया था, पाकिस्तान अपना संविधान अलग कर लिया, संविधान सभा अलग बनाया, तो बच गया 324। अगर मुस्लिम लीग को हटाते हैं तो बचता है 316। तो 324 का आंकड़ा कैसे है? तो अभी हम बात किए कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था उसमें एक व्यक्ति मुस्लिम लीग के थे, मोहम्मद सादुल्ला। इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम लीग भी जो है भारत में कुछ रहा, कुछ सदस्य मुस्लिम लीग से भी रहे, जिसमें मोहम्मद सादुल्ला हो गए, फिर हो गए नुसरत मोहानी। तो मुस्लिम लीग से भी जो है सदस्य रहे हैं किसमें? संविधान सभा में। अब देखिए कि संविधान सभा में जो अंतिम बैठक हुआ उसका 24 जनवरी 1950 को, उसमें सदस्य जो है साइन कितना किए? 284 ही साइन किए। इसमें पहला साइन जो था
पहला जो था साइन किनका था, वो देश के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का साइन था, पंडित नेहरू साइन किए। और सबसे अंतिम में जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सिग्नेचर था। अंत में कौन साइन किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला साइन किनका था, नेहरू का, और लास्ट में कौन किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, कुल 299 थे। कब, 15 अगस्त 1947 को। देखिए जब 15 अगस्त 1947 को 299 सदस्य हैं, फिर भी जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस पर 284 ही क्यों साइन किए। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उन्होंने यह कहकर निकल दिया कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं। उनमें से एक व्यक्ति नुसरत मोहानी भी हैं, जिन्होंने संविधान सभा की हर बैठक में भाग लिया, पर जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो इस कारण से भी क्या कहते हैं उसको, कि संख्या घटा, आंकड़ा जो है कुछ कम हुआ। अब देखिए कुछ यहां पर बात करें तो भारतीय संविधान सभा जब संविधान बना तो संविधान जो एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखाया, पुस्तक लिखाया, तो उसका शीर्षक की बात हुआ। तो उसका शीर्षक है भारत का संविधान। भारतीय संविधान का शीर्षक क्या है, भारत का संविधान। तो ये भारत का संविधान शीर्षक है। अब आप सोचिए कि कहां से बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान का शीर्षक जो है भारत का संविधान है। शीर्षक क्या है, भारत का संविधान। तो एक कहां लिखा हुआ है, भारत का संविधान शीर्षक कहां लिखा हुआ है, तो ये जो है अनुच्छेद 393 में लिखा हुआ है, 393 में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का शीर्षक भारत का संविधान होगा। देखिए यहां पर एक और चर्चा करेंगे, एक और अनुच्छेद का, वो है अनुच्छेद 380। अनुच्छेद 380 जो कि अंतरिम राष्ट्रपति से संबंधित था, तो उसको अब समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि अब जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो अब जो है अनुच्छेद 380 नहीं रहा, जो कि अंतरिम राष्ट्रपति से संबंधित था। देखिए अगर बात करें कि संविधान सभा के प्रथम हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ, तो निर्वाचन कैसे कहें, क्योंकि उस समय तो हमारे पास संसद था नहीं, तो न था राज्यसभा न था लोकसभा, तो उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हुआ। तो देखिए उस समय संविधान सभा जो है एक लिखित जो है अनाउंसमेंट किया कि जो जो लोग राष्ट्रपति बनना चाहते हैं वो अपना नामांकन दर्ज कराएं। तो सिर्फ एक ही नाम आया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो इसलिए हम निर्वाचन ही बोलेंगे, मनोनयन नहीं बोलेंगे। किनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। यानी कि देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका निर्वाचन ही माना जाएगा। देखिए क्या है कि संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा 2 शिफ्ट में काम करती थी। एक संविधान निर्माण का और एक संसद के रूप में भी काम करती थी। 2 शिफ्ट में जो है संविधान सभा काम करती है। जब संविधान सभा संविधान निर्माण का काम करती है, जब संविधान सभा संविधान निर्माण का काम करती है, तो उसका अध्यक्ष जो है, इसका अध्यक्ष उस समय होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती है तो उसका अध्यक्ष थे जेबी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। जेबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर अध्यक्ष हुआ करते थे जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी। तो और इसी संविधान सभा यानी कि इसी संसद द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया 1950 में। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें एक और अनुच्छेद की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 394। अनुच्छेद 394 का चर्चा भी जस्ट पहले किए हैं
कि अनुच्छेद 394 में ही लिखा गया था कि आज 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है और आज जो है 15 अनुच्छेद लागू होंगे। तो ये था अनुच्छेद 394 की घटना। उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 395 का। अनुच्छेद 395, तो अनुच्छेद 395 में क्या लिखा हुआ देखिए, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो आजाद हो गया है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ है और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा। कब बना है? 15 अगस्त 1947 को संविधान बना है और लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। सॉरी, कुछ अलग टाइप की आवाज भी आ रहा होगा आप लोग के पास, फिर सॉरी, और कुछ गड़बड़ियां हुआ हमसे। ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे ध्यान को केंद्रित कीजिए, फिर बनाइए कि आजाद देश कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को, और संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। इसके बीच में हमारे देश का जो कंडीशन है, व्यवस्था जो होगा वो चलेगा कैसे? तो अनुच्छेद 395 में लिखा हुआ था कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक देश की व्यवस्था जब तक संविधान लागू नहीं होता तब तक 1935 के अधिनियम के तहत होगा। और यह बात जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लिखा हुआ था कि जब तक हमारे देश का संविधान लागू नहीं हो जाता है तब तक, यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो व्यवस्था है देश का, वो व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत होगा। और जैसे ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को, तो अनुच्छेद 335 भी चला गया सस्ते में, यानी ये भी अब नहीं रहा, 380 नहीं रहा। तो बहुत सारा अनुच्छेद ऐसा भी है कि जैसे ही लागू हुआ संविधान उस दिन अनुच्छेद का वैल्यू भी क्या हो गया? खत्म हो गया। जैसे 395, 394 भी कहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ लिखा हुआ था कि आज 15 अनुच्छेद लागू होंगे, शेष लागू कब होगा? 26 जनवरी 1950 को। तो ये भी चला गया। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि संविधान में संशोधन कौन करता है। तो संविधान में संशोधन करने का पावर किसको है? संसद को है। अनुच्छेद 368 से, अनुच्छेद 368 से संविधान में संशोधन करने का शक्ति किसके पास है? वो शक्ति है संसद के पास। देखिए, हमारा जो संसद बना देश का, वो संसद का जो पहला बैठक हुआ है वो 13 मई 1952 को हुआ। देश में जो संसद बना उसका पहला बैठक कब हुआ? 13 मई 1952 को पहला बैठक हुआ। संविधान में संशोधन कौन करता है? संसद। पहला बैठक कब हुआ? 13 मई 1952 को। और पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में। तो अब बताइए कि संविधान में संशोधन पहला किया कौन? क्योंकि अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है किसके पास है? संसद के पास है। और संसद का गठन जो हुआ है वो हुआ 13 मई 1952 को। और संविधान का जो पहला संशोधन हुआ है वो हुआ है 1951 में। तो ये संशोधन किया कौन? सबसे बड़ा सवाल है आपके पास, किया कौन? तो देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा 2 शिफ्ट में काम करती है, एक संविधान के निर्माण में और दूसरा संसद के रूप में। जब संविधान सभा संविधान के निर्माण का काम करती है तो उस समय अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती है तो उसका अध्यक्ष थे जेबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इसी संविधान सभा ने जब संसद के रूप में काम किया तो संविधान का पहला संशोधन किया था। क्लियर बात? तो ये हम लोग देख रहे थे संविधान सभा के बारे में। कुछ और देखते हैं बात कि संविधान सभा के बारे में, कि संविधान सभा को किसने कहा कि यह हिंदुओं की संस्था है। संविधान सभा को किसने कहा कि हिंदुओं की संस्था है? तो बहुत से गाइड में इसका आंसर दिया हुआ चर्चिल, हिंदुओं की संस्था।
संविधान सभा को किसने कहा कि हिंदुओं की संस्था है? तो संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था चर्चिल नहीं कहे हैं। याद कीजिए, एक साइमन कमीशन आया था जिसको लाला लाजपत राय ने कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड साइमन, वो साइमन ने कहा था कि संविधान सभा जो है, लॉर्ड साइमन ने कहा था कि संविधान सभा जो है हिंदुओं की संस्था है, न कि चर्चिल। इंग्लैंड के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल थे, उन्होंने कहा था कि एक जाति की संस्था है, एक जाति की संस्था है। इन्होंने कहा था एक जाति की संस्था। कौन? चर्चिल बोले थे कि संविधान सभा जो है एक जाति की संस्था है। इन्होंने एक बात और कही थी जो पहले कह चुके हैं कि जब संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और उसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया, तो वहां पे चर्चिल कहे थे कि संविधान सभा की बैठक लगता है कि एक ऐसा विवाह है जिसके दुल्हन ही गायब है। और एक और बात बोले, एक जाति की संस्था है, हिंदुओं की संस्था जो है इसको बोले हैं लॉर्ड साइमन। अगर आगे बात करें, देखिए 1950 की बात है। 1950 में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का आखिरी बैठक हुआ और आखिरी बैठक के अध्यक्ष थे, उस समय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनसे पूछा गया कि आपने कौन सा अच्छा काम किया, और उन्होंने कहा था, पूछा गया नहीं लेकिन उसमें कहा, उन्होंने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कि संविधान सभा के अध्यक्ष रहते हुए हमसे अगर कुछ बेहतर काम हुआ है तो सबसे बेहतर काम हुआ है कि हमने 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति बना, उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया। ये हमसे सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है, जिसका बखान खुद 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हमें अध्यक्ष रहते हुए एक अच्छा काम किए कि 29 अगस्त 1947 को जो निर्माण किया गया प्रारूप समिति का, उसका अध्यक्ष हमने बनाया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक जहाज को चलाने के लिए पायलट जरूरी है, उसी प्रकार संविधान को चलाने के लिए, संविधान को लिखने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काम किया है पायलट का, और उनको दक्ष पायलट की संज्ञा दी, दक्ष पायलट बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद देखिए केबी राव, एक व्यक्ति थे केबी राव, ये भी थे संविधान सभा के सदस्य। केबी राव ने अंबेडकर को संविधान का जनक और जननी दोनों कहा, माता पिता दोनों कहा है। केबी राव ने संविधान सभा का जनक और जननी दोनों बतलाया, किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। तो ये आज हम लोग देख रहे थे संविधान सभा के बारे में, और आज जब से हम निर्णय लिए कि आज से प्रत्येक दिन और शुरू से स्टार्टिंग से हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे। तो आज ये मेरा पहला वीडियो रहा पॉलिटिकल साइंस का। इसके पहले हम लोग ने चर्चा किया है, जैसे राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किए हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, निर्वाचक मंडल के बारे में किए हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इसके बारे में चर्चा किए हैं। इसका वीडियो पहले से अपलोड कर दिया गया है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। और आज ये शुरू से था संविधान सभा, इसके बाद हम लोग और आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमें विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप नोट्स बनाए होंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइबर को बढ़ाएंगे भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।